तो मॉक्स आउट हो गए हैं आप लोगों के डीडीए के। आपको विनय कक्षा ऐप पे जाना है। यहाँ पे आप एमटीएस जेएससी जिसके भी मॉक्स लेना चाहते हो आप ले सकते हो। अगर आप पटवारी के मॉक खोलोगे तो पटवारी के मॉक्स आपको यहाँ पे 5 मॉक्स मिलेंगे। अभी 4 ही मॉक है, एक और ऐड हो जाएगा। इंग्लिश सेक्शनल मॉक ये सब मिल जाएगा, करंट अफेयर्स मॉक्स मिल जाएंगे और डीडीए के जो एक्ट्स हैं उनकी आपको फाइल्स मिल जाएंगी। तो आप यहाँ से भी पढ़ सकते हैं चीज़ों को, ठीक है। हेलो एंड वेलकम एवरीवन। मेरा नाम हिमाद्री बंसल है और मैं आपके साथ इस प्रेपरेशन में आपकी लॉ फैकल्टी रहने वाली हूँ। हमने पहले 3 लेक्चर्स ऑलरेडी कवर कर लिए हैं जिसमें हम डीडीए की बात ऑलरेडी कर चुके हैं। दिल्ली डेवलपमेंट एक्ट 1957 की बात हम उसमें ऑलरेडी कर चुके हैं। ठीक है जी। अगर आपने पहले के लेक्चर्स देखे हैं तो आपको पता है हम डीडीए 1957 ऑलरेडी 3 लेक्चर्स लगाकर कवर कर चुके हैं। अब द नेक्स्ट माइलस्टोन दैट वी नीड टू कवर इज DLRA, दिल्ली लैंड रेवेन्यू एक्ट 1954। दिल्ली लैंड रेवेन्यू एक्ट 1954 ये भी हम 3 लेक्चर्स में कवर करने वाले हैं। आज इसी दिल्ली लैंड रेवेन्यू एक्ट 1954 का मैं फर्स्ट लेक्चर आप लोगों के साथ ले रही हूँ। ठीक है जी। इसमें मेरी अप्रोच डीडीए वाले एक्ट से थोड़ी अलग रहने वाली है। किस सेंस में अलग रहने वाली है? मेरी अप्रोच अलग रहेगी। हम इसका हर एक लाइन पढ़ेंगे और हम इसकी हर एक लाइन डिकोड करेंगे साथ में मिलकर। ठीक है। इन 3 क्लासेस के लिए मेरी ये अप्रोच रहने वाली है। आई एम गोइंग टू फोकस मोर अबाउट द प्रोसीजर्स पर और जो रिक्वायरमेंट्स हैं उन पर मैं ज्यादा फोकस करने वाली हूँ, क्योंकि ये एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन है। प्रोसीजरल चीजों के बारे में ये ज्यादा बात करता है। इस वजह से उसके ऊपर ज्यादा एम्फोसिस देते हुए हम दिल्ली लैंड रेवेन्यू एक्ट 1954 कवर करेंगे। रही बात इस सेक्शन की, तो इस सेक्शन के लिए मेरे टारगेट्स है इंट्रोडक्शन, एक बहुत ही सुंदर सा प्यारी सी हम नींव रखेंगे, हम बेस बनाएंगे जिसके ऊपर हम पूरी डीएलआरए की बिल्डिंग खड़ी करने वाले हैं। इंट्रोडक्शन में हम क्या देखेंगे? इंट्रोडक्शन में हम हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट देखेंगे। इंट्रोडक्शन में हम देखेंगे सेक्शन 2 कैसे रिपील्स की बात कर रहा है। सेक्शन 3 के अंदर की डेफिनेशंस देखेंगे हम। ठीक है। यानी कि इंट्रोडक्शन में हम देखेंगे हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट क्या है। सेक्शन 2 की बात करेंगे हम, जो कि रिपील्स की बात कर रहा है। ये एक्ट जब आया तो उसने क्या क्या रिपील किया। एंड सेक्शन 3 में हम देखेंगे कि इस सेक्शन में इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस क्या है और हमसे क्या कहना चाह रही हैं। Moreover, in this section, we are going to cover chapter 2 और chapter 2 में जितनी रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन को लेकर पावर्स हैं, हायरार्की है, मोटा माटी सेक्शन 4 से लेकर सेक्शन 11 में आपके साथ इसमें कवर करने वाली हूँ एज अ नेक्स्ट टॉपिक। तो आप मान लीजिए चैप्टर 2 सेक्शन 4 टू सेक्शन 11, सेक्शन 4 टू सेक्शन 11 हर एक सेक्शन आपके साथ पढ़ पढ़ के मैं डिकोड करूंगी, जिसमें हम देखेंगे रेवेन्यू सिस्टम एंड हायरार्की। ठीक है जी। रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन एंड हायरार्की एंड द लास्ट पॉइंट ऑफ फोकस फॉर दिस सेक्शन इज गोइंग टू बी ग्राउंड लेवल फंक्शनरीज। इसका मतलब ये है कि चैप्टर 3 में आपके साथ शुरू कर दूंगी। चैप्टर 3 हम इसमें शुरू कर देंगे। ग्राउंड लेवल फंक्शनरीज की हम बात करेंगे। बहुत सारे लोग इसमें पटवारी के एग्जाम्स देंगे, तो हम पटवारी की इसमें बात करने वाले हैं जी। पटवारी की हम इसी लेक्चर में बात करेंगे एंड साथ ही साथ कानून गोस की इसमें हम बात करेंगे। अब मुझे नहीं पता मैं इसको प्रोनाउंस सही कर रही हूँ या नहीं, बट मैं अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से इसको कानून गोस ही बोलने वाली हूँ। कानून गोस। ओके जी। चलिए आइए, यहाँ तक का आज हमको कवर करना है, ये हमारा टारगेट है।
ये हमारी आज की क्लास का टारगेट है, यहाँ तक हमें कवर करना है। बिना किसी देरी के आइए शुरू करते हैं। कॉपी किताब लेके बैठ जाओ दोस्तों। आज हम ये दिल्ली लैंड रेवेन्यू एक्ट शुरू करने जा रहे हैं। चैप्टर 1 सेक्शन 1, 2, 3 इंट्रोडक्शन हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट, वो क्या सर्कमस्टांसेस थी और वो क्या सिचुएशंस थी जिनके अंदर हमें डीएलआरए जैसे एक्ट को लाना पड़ा और उस एक्ट को लाने के पीछे हमारा ऑब्जेक्टिव क्या था। आइए देखते हैं। DLRA, Delhi Land Revenue Act of 1954, Act number 12 of 1954, represents a pivotal piece of legislation enacted to consolidate and amend the law governing land revenue administration. जो लैंड रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन के लिए जो एक्ट एग्जिस्ट करते थे पहले से, DLRA से पहले जो लैंड रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन के लिए एक्ट्स एग्जिस्ट करते थे, they were not consolidated, मतलब बिखरी हुई हालत में थे। कोई एक प्रोविजन किसी और में था, दूसरा प्रोविजन किसी और में था। सो देयर वाज अ नीड कि कोई ऐसा एक्ट आए जो उनको कंसोलिडेट करे, जो उनको इकट्ठा करे और उसको अमेंड करे। ठीक है जी। एंड द jurisdiction ऑफ रेवेन्यू ऑफिसर्स, और इन रेवेन्यू ऑफिसर्स की jurisdiction क्या रहेगी। नाउ आई अंडरस्टैंड सम ऑफ यू आर नॉट फ्रॉम लॉ बैकग्राउंड, which is why I am here to help you. What do you mean by jurisdiction? Jurisdiction का क्या मतलब होता है, मैं आपको समझाती हूँ। Jurisdiction मतलब the extent of power। ठीक है जी। इसका मतलब ये है कि अगर कोई भी पब्लिक ऑफिसर है, जैसे आप मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल, फॉर द पर्पस ऑफ अंडरस्टैंडिंग, मैंने एक कलेक्टर को ले लिया। कलेक्टर समझते हैं आप, देसी भाषा में कलेक्टर बोल देते हैं, आईएएस अफसर कलेक्टर हो गए, आईएएस ऑफिसर हो गए। हम इनका एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो इनके पास एक एरिया बटा हुआ होता है, जिस एरिया पर वो अपना पावर कंट्रोल, पावर एक्सरसाइज करते हैं। तो उस एरिया को, ये वाला जो एरिया है, वो इस आईएएस ऑफिसर की जुरिस्डिक्शन हो जाएगी। वैसे ही कोर्ट्स में होता है। ठीक है जी। जैसे रोहिणी कोर्ट है हमारा, रोहिणी कोर्ट है, तो उसकी जुरिस्डिक्शन कौन से वाले एरिया में एग्जिस्ट करती है। ऑब्वियसली द एरिया रिलेटेड टू रोहिणी। रोहिणी के आसपास वाले एरिया में जितने भी केसेस होंगे वो सब रोहिणी कोर्ट में जाएंगे। क्यों? क्योंकि रोहिणी कोर्ट की उसके ऊपर जुरिस्डिक्शन है। तो ये मतलब होता है जुरिस्डिक्शन का। तो इसका इस कॉन्टेक्स्ट में क्या इंपॉर्टेंस है? ये इंपॉर्टेंस है जी कि हमें एक एक्ट ऐसा चाहिए था जो हमें रेवेन्यू ऑफिसर्स की जुरिस्डिक्शन के बारे में बताए दिल्ली के अंदर, विद इन द टेरिटरी ऑफ दिल्ली। ठीक है जी। पहला पॉइंट तो ये हो गया कि हमें एक ऐसे एक्ट की जरूरत थी जो कंसोलिडेट करे और अमेंड करे वो सारे लेजिस्लेशंस लैंड रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन को लेके जो जरूरी है, और दूसरा जुरिस्डिक्शन डिसाइड करे रेवेन्यू ऑफिसर्स की दिल्ली के अंदर। पहली बात। दूसरी, उसका कोर ऑब्जेक्टिव था कि एक यूनिफाइड और सिस्टमैटिक रूल बुक फॉर रेवेन्यू ऑफिसर्स एंड लैंड रिकॉर्ड्स बनके तैयार हो जाए। लिख लेते हैं ना एक बार इसका, ताकि आप लोग मेरे साथ थोड़ा पेन चलाओ और आप लोग को भी याद हो जाए। ऑब्जेक्टिव, इसका कोर ऑब्जेक्टिव क्या है? एक रूल बुक बनानी है हमें फॉर रेवेन्यू ऑफिसर्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है जी। ओके। एंड लैंड रिकॉर्ड्स। दिस एक्ट वाज दूसरी बात, दिस इज द सेकंड पॉइंट। This act was strategically introduced concurrently with the Delhi Land Reforms Act. तो ये बोल सकते हैं कि जो दिल्ली लैंड रिफॉर्म्स एक्ट है, ये इसका ट्विन एक्ट है। ये इसके साथ साथ आया था, क्रिएटिंग अ कॉम्प्लीमेंट्री लीगल स्ट्रक्चर wherein land reforms act are defined substantive rights and tenures. आओ मैं आपको समझाती हूँ। इसी के पैरेलली एक और एक्ट आया। एक और एक्ट आया जिसका नाम है दिल्ली
लैंड रिफॉर्म्स एक्ट, दिल्ली लैंड रिफॉर्म्स एक्ट ऑफ 1954। तो ये कहना सही होगा कि दिल्ली लैंड रिफॉर्म्स एक्ट DLRA दिल्ली लैंड रेवेन्यू एक्ट का ट्विन एक्ट है। मैंने ऐसा इसलिए बोला क्योंकि दिल्ली लैंड रेवेन्यू एक्ट ने डिफाइन किया सब्सटैंटिव राइट्स क्या होंगे, टेन्योर्स क्या होंगी, और दिल्ली लैंड रेवेन्यू एक्ट ने एस्टैब्लिश किया एडमिनिस्ट्रेटिव और प्रोसीजरल मशीनरी क्या होगी। सब्सटैंटिव राइट और प्रोसीजरल राइट में क्या फर्क होता है, आइए मैं आपको बताती हूँ। सब्सटैंटिव राइट्स वो राइट्स होते हैं, प्रोसीजर यहाँ लिख लेती हूँ। सबसे पहले सब्सटैंटिव से पहले आप प्रोसीजरल देखिए। प्रोसीजरल राइट्स एज द नेम सजेस्ट प्रोसीजर बताते हैं, ठीक है। तो मान लीजिए लेट्स से फॉर एग्जांपल आपके साथ एक थेफ्ट कमिट हुआ, ठीक है जी, यू आर अ विक्टिम ऑफ थेफ्ट, गॉड फॉरबिड कभी ना हो, बट आपके साथ एक थेफ्ट कमिट हुआ, ठीक है। अब आप उसकी FIR करेंगे, वो कोर्ट में जाएगा, कोर्ट उसके ऊपर सुनवाई करेगी, एक ट्रायल होगा, फिर कोर्ट पनिशमेंट सुनाएगी, फिर उसका कन्विक्शन होगा और फिर वो अपना इम्प्रिजनमेंट में जाएगा। तो इस पूरे प्रोसेस से रिलेटेड जितने भी सारा प्रोसीजर लिखा होता है ना, जो भी सारा प्रोसीजर होता है उसको प्रोसीजरल लॉज कहते हैं। जो प्रोसीजर हमें BNSS में देखने को मिलता है, पहले CRPC में देखने को मिलता था, अब वो बदल के BNSS भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता कर दिया गया है। तो जो सारे एक्ट, दिस इज नॉट इम्पोर्टेंट, दिस इज इम्पोर्टेंट, जो सारे एक्ट आपको प्रोसीजर के बारे में बताए उनको प्रोसीजरल एक्ट्स बोलते हैं, ठीक है जी। लेकिन ऐसे एक्ट जो आपको बताए ऑफेंसेस असलियत में क्या है, और थेफ्ट खुद में आपके साथ एक ऑफेंस है, और थेफ्ट होने के लिए कौन कौन सी चीजें हैं जो होनी चाहिए, मर्डर होने के लिए कौन कौन सी चीजें हैं जो होनी चाहिए, वो आ जाती हैं सब्सटैंटिव लॉ में, ठीक है। तो मैं दिल्ली लैंड रिफॉर्म्स को DLRA का ट्विन एक्ट इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि DLRA में सब्सटैंटिव राइट्स है, सॉरी दिल्ली लैंड रिफॉर्म्स में सब्सटैंटिव राइट्स है विच इज आल्सो DLRA, एंड दिल्ली लैंड रेवेन्यू एक्ट में प्रोसीजरल राइट्स है, प्रोसीजरल लॉस है। समझे आप इस बात को? आई होप आप इसको समझ गए। चलिए, तो हम दिल्ली लैंड रेवेन्यू एक्ट में एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसीजरल मशीनरी, जो कि रिकॉर्डिंग, टैक्सिंग, कैसे रिकॉर्ड किया जाता है, कैसे टैक्स किया जाता है, एडजुडिकेटिंग डिस्प्यूट्स, मतलब डिस्प्यूट्स के ऊपर फैसले कैसे सुनाए जाएंगे, उन सब राइट्स के बारे में बात करने वाले हैं। ओके जी। Territorial application of this act, detailed in section 1 subsection 2 stipulates that it extends to the whole of union territory of Delhi, ठीक है। सेक्शन 1 सबसेक्शन 2 जब आप देखेंगे तब आपको पता चलेगा कि ये एक्ट पूरी की पूरी दिल्ली में, टेरिटरी ऑफ दिल्ली में एप्लीकेबल है। तो इसका एक्सटेंट क्या हो गया, दिल्ली, ओके। एक्सेप्ट, एक एक्सेप्शन लग गई, फॉर एरिया स्पेसिफिकली एक्सक्लूडेड अंडर सबसेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 1 ऑफ दिल्ली लैंड रिफॉर्म्स एक्ट, ठीक है। इसी के साथ साथ मैंने आपको बोला है क्योंकि ये ट्विन एक्ट है इसका, तो दिल्ली लैंड रिफॉर्म्स एक्ट में, दिल्ली लैंड रिफॉर्म्स एक्ट के सेक्शन 1 सबसेक्शन 2 में कुछ एक्सेप्शंस दी गई हैं, कुछ एक्सेप्शंस दी गई हैं जो कि इसमें भी लागू होती हैं। सो टू कंक्लूड दिल्ली लैंड रेवेन्यू एक्ट का एक्सटेंट is whole of Delhi except for the areas which are mentioned in section 1 subsection 2 of Delhi Land Reforms Act. I hope आपको ये बात क्लियर हो गई है, मैंने बड़ी आराम से बताई है, ठीक है जी। दिल्ली लैंड रिफॉर्म्स एक्ट, this explicit linkage is of fundamental importance, ये linkage is of fundamental importance as it ties the operational lifespan of DLRA directly to the substantive land reforms legislation. The legal principle follows that where an area ceases to be, वो principle कहता है where an area ceases to be governed by the Delhi Land Reforms Act, a common occurrence due to urbanization under statutes like 507. तो जो भी बच्चा DDA नायब तहसीलदार और पटवारी की तैयारी कर रहा है, तो देखो ये हमारा कोर्स है। आप इस कोर्स में जब जाएंगे तो यहाँ पर आपको दिखेगा, फाइल्स पर जाके देखो,
यहाँ पर सारी वीडियोस डाल रखी है, सारी पीडीएफ्स डाल रखी है हम लोगों ने, जो जो आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है, सारे लेक्चर डाल रखे हैं जिसमें आपके सारे एक्ट्स कवर हो जाएंगे, ठीक है। अगर आपको ये कोर्स लेना हो और अगर आपको कुछ भी डिस्काउंट चाहिए हो तो आप हमें इस नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हैं, ठीक है, हम आपको डिस्काउंट प्रोवाइड कर देंगे। चलिए आगे देखते हैं। of Delhi Municipal Corporation, procedural mechanism established by the DLRA, particularly those concerning mutations in the maintenance of agricultural records like the Khasra Girdawari are rendered inoperable. Therefore, Act's administrative scope is inherently bounded by its origin in agrarian and fiscal governance, primarily applying to these areas retaining agriculture or revenue related status under Delhi. नहीं समझ आया? बहुत अजीब तो नहीं, बहुत मुश्किल इंग्लिश में लिखा हुआ है, कोई बात नहीं। आई एम हियर टू सिंप्लीफाई इट फॉर यू, ठीक है। देखिए मैं आपको समझाती हूँ। हमारा जो DLRA एक्ट है, इट इज द DLRA एक्ट, यानी कि दिल्ली लैंड रेवेन्यू एक्ट। इट इज डिजाइंड, वो इस तरीके से डिजाइन किया गया है कि वो इस तरीके से डिजाइन किया गया है दैट इट ओनली मैनेजेस, वो सिर्फ फार्मिंग लैंड और अग्रेरियन लैंड को मैनेज करता है, ठीक है जी, अग्रेरियन लैंड को मैनेज करता है। एंड द रेवेन्यू डिराइव फ्रॉम इट, और इसमें से जो रेवेन्यू डिराइव होता है उसको मैनेज करता है कौन? दिल्ली लैंड रेवेन्यू एक्ट, ठीक है। तो इसका मतलब ये है, इस पूरी बात का मतलब ये है कि वंस एन एक्ट, जब एक एक्ट अर्बन एरिया की तरह डिक्लेयर कर दिया जाता है, इफ एन एक्ट इज डिक्लेयर टू बी एन अर्बन एरिया बाय DDA, ये पुराना रेवेन्यू सिस्टम जो है वो पूरा ब्रेक डाउन हो जाता है। दिस होल ओल्ड रेवेन्यू सिस्टम इट ब्रेक्स डाउन, ठीक है। एंड देयरफॉर DLRA स्टॉप्स अप्लाइंग। व्हाई डज इट स्टॉप अप्लाइंग? क्योंकि उसका एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन ही ओवर हो गया है, ठीक है जी। मूविंग ऑन, रिपील्स एंड सेविंग्स। सेक्शन 2 कहता है कि एक क्रिटिकल ट्रांजिशन हुआ है फ्रॉम द प्रीवियस डिस्पैरेट रेवेन्यू रिजीम्स टू द कंसोलिडेटेड सिस्टम अंडर DLRA। DLRA में एक कंसोलिडेटेड सिस्टम आया है जो कि एक क्रिटिकल ट्रांजिशन है पुराने रेवेन्यू रिजीम्स का। ऐसा क्यों बोला गया? क्योंकि पुराने रेवेन्यू रिजीम्स के हिसाब से पंजाब लैंड रेवेन्यू एक्ट एंड यूपी लैंड रेवेन्यू एक्ट, ये सारे के सारे, ये दोनों पूरे के पूरे स्टैट्यूट्स को हमने रिपील कर दिया मतलब कैंसिल कर दिया, जो कि डिफरेंट पार्ट्स ऑफ टेरिटरी में दिल्ली में अप्लाई होते थे, ठीक है जी। फर्दरमोर रिपील एक्सटेंड्स टू सो मच ऑफ एनी अदर लॉ और एनी अदर रूल हैविंग द फोर्स ऑफ लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स एज इज इनकंसिस्टेंट विद द प्रोविजंस ऑफ द एक्ट। इसका कहने का मतलब है कि अगर सो मच ऑफ एनी अदर लॉ, मतलब कि अगर कोई और ऐसा एक्ट है जो इसके बारे में कोई और चीज कहता है which is inconsistent with the provision of this act, तो फिर इस वाले एक्ट की फोर्स रहेगी, किसकी? दिल्ली लैंड रेवेन्यू एक्ट की, ओके जी। तो हिस्टोरिकली दिल्ली ने खुद को एक ऐसी सिग्निफिकेंट एडमिनिस्ट्रेटिव और ज्योग्राफिकल कॉन्फ्लुएंस पर डाल दिया, वो सब्जेक्ट टू दीज टू कंपीटिंग कॉलोनियल एरा रेवेन्यू कोड्स। The legislative decision in 1954 to supersede both acts serves to simplify administration। ये जो पुराने कॉलोनियल एरा के रेवेन्यू कोड्स थे उनको हटाने का फैसला इसलिए लिया गया ताकि एडमिनिस्ट्रेशन को सिंप्लीफाई किया जाए। एंड दिस लेजिस्लेटिव एक्ट ऑफ कंसोलिडेशन वाज क्रिटिकल, ये जरूरी भी था क्योंकि लैंड टाइटल्स और रेवेन्यू असेसमेंट्स बहुत ही पुराने जमाने के हो चुके थे। दे यूज्ड टू डेट बैक टू डेकेड्स, रिलाइड ऑन ओल्डर कोड्स, और पुराने कोड्स पर रिलाई करते थे ये लोग। टू मेंटेन लीगल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव कॉन्टिन्यूटी, लीगल एडमिनिस्ट्रेटिव कॉन्टिन्यूटी को मेंटेन करने के लिए एक एग्जॉस्टिव और सेविंग क्लॉज की जरूरत थी, और इसी कारण हमने DLRA का निर्माण किया, DLRA को बनाया, ठीक है। इस प्रोविजन के हिसाब से ये प्रोविजन इंश्योर करता है सारे रूल्स,
सारे अपॉइंटमेंट्स, असेसमेंट्स, पार्टीशंस, ट्रांसफर्स, रिकॉर्ड ऑफ राइट्स, नोटिफिकेशन एंड राइट्स, ये all of these are acquired under the repealed enactments remain valid and are deemed to have been made or done under the new DLRA, provided they are not inconsistent with its present provisions. ठीक है जी, आइए लेट्स मूव ऑन टू सेक्शन नंबर 3. Section number 3 talks about definitions. These definitions are essential to interpret subsequent chapters. मतलब कि subsequent chapters में जब ये terms आएंगी तब आप उन्हीं से यही मतलब निकालिएगा जो इसमें प्रोवाइड किया गया है, क्योंकि उसमें उनके एडमिनिस्ट्रेटिव रोल्स और रेवेन्यू स्ट्रक्चर्स के बारे में बताया गया है. सबसे पहली डेफिनेशन वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट इज डेप्यूटी कमिश्नर. डेप्यूटी कमिश्नर को क्लियरली डिफाइन करते हुए डीएलआरए ने बोला कि डेप्यूटी कमिश्नर को हम कलेक्टर भी बोलेंगे. दिस एस्टैब्लिशेस डीसी एज द चीफ रेवेन्यू एंड एग्जीक्यूटिव ऑफिसर. ठीक है जी, कलेक्टर साहब चीफ रेवेन्यू और एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होंगे डिस्ट्रिक्ट के अंदर. रेवेन्यू का मतलब सिंपली लैंड रेवेन्यू. लैंड से हमें जितना भी पैसा मिलता है, लैंड से हमें जितना भी रेवेन्यू मिलता है उसको हम रेवेन्यू बोलेंगे. रेवेन्यू कोर्ट, ये डेफिनेशन एक्सपेंसिव है और क्रिटिकल है. मतलब कि इसमें इट इनकम्पासेस इंटायर जुडिशियल एंड क्वासी जुडिशियल हायरार्की. इसमें पूरी की पूरी हायरार्की आ जाती है. चीफ कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर, एडिशनल कलेक्टर, रेवेन्यू असिस्टेंट, असिस्टेंट कलेक्टर, सेटलमेंट ऑफिसर, असिस्टेंट सेटलमेंट ऑफिसर, रिकॉर्ड ऑफिसर, असिस्टेंट रिकॉर्ड ऑफिसर एंड तहसीलदार. ये सब इसमें आ जाते हैं. पूरी की पूरी जुडिशियल एंड क्वासी जुडिशियल बॉडीज का हिस्सा बन जाती है. स्टैट्यूटरी इंक्लूजन ऑफ चीफ कमिश्नर, जो कि फाइनेंशियल कमिश्नर है एलजी के, एट द एपेक्स मतलब टॉप पर फाइनेंशियल कमिश्नर का होना, या फिर आप उसको चीफ कमिश्नर भी बोल सकते हैं. recognizes this officer not just as an executive administration but as a supreme judicial authority. ये सिर्फ और ना ही सिर्फ उन्हें एग्जीक्यूटिव एडमिनिस्ट्रेटर बनाती है, बट सुप्रीम जुडिशियल अथॉरिटी भी उन्हें देती है. एंड दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, अपील, रिविजन अक्रॉस द इंटायर रेवेन्यू सिस्टम. तो मतलब वाइड रेंजिंग पावर आ जाती है इनके पास. इनके पास एग्जीक्यूटिव के साथ साथ जुडिशियल पावर्स भी देखने को मिलती है. आइए आगे देखते हैं. रेवेन्यू ऑफिसर ब्रॉडली एज एनी ऑफिसर एम्प्लॉयड इन प्रिपेयरिंग और मेंटेनिंग रेवेन्यू रिकॉर्ड. ऐसा कोई भी ऑफिसर जो कि रेवेन्यू रिकॉर्ड्स को बना रहा है और उनको मेंटेन कर रहा है, which are connected with land or land revenue, which are connected with land revenue under this act, is called revenue officer. Settlement, define as settlement of land revenue. ठीक है, अगर जहां भी सेटलमेंट लिखा है तो आप उसको ऐसे ही समझेंगे that it is the settlement of land revenue. अब इसका डीएलआरए से क्या लिंकेज है? This subsection mandates a specific interstatutory reliance देखने को मिलता है. It dictates that key terms related to land tenure and rights such as agricultural year, asami, bhumidar, cess, charitable purpose, estate, गांव सभा, holding, land, rent, village, ये सब डीएलआरए में नहीं डिफाइन की गई लेकिन यूज की गई है. तो फिर इनकी डेफिनेशन हम कहां से आएंगे? शैल कैरी द सेम मीनिंग असाइंड टू देम इन द दिल्ली लैंड रिफॉर्म्स एक्ट. तो जो दिल्ली लैंड रिफॉर्म्स एक्ट में इन सब चीजों का मीनिंग दिया गया है वो ही हम डीएलआरए यानी कि दिल्ली लैंड रेवेन्यू एक्ट में भी हम मानेंगे. ये इंश्योर करता है कि जो टर्मिनोलॉजीज हैं वो यूनिफॉर्म है. ठीक है, और कोई वेगनेस का इसमें स्कोप नहीं छोड़ रहे. ठीक है, एवरीथिंग इज प्रोवाइडेड फॉर एंड एवरीथिंग इज यूनिफॉर्म. आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया है कि डिप्टी कमिश्नर कौन होते हैं, रेवेन्यू से हमारा क्या मतलब है, रेवेन्यू कोर्ट से हमारा रेवेन्यू ऑफिसर, सेटलमेंट एंड दिल्ली लैंड रिफॉर्म एक्ट से इसका क्या लेना देना है. अब आइए हम आगे देखते हैं. रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन और हायरार्की के बारे में पढ़ते हैं. जो अभी हमने इतने सारे मैंने गिनाए थे ना, आपको एक एक करके हम उनके बारे में पढ़ेंगे और जानेंगे. ठीक है, हम आ चुके हैं चैप्टर 2 के अंदर. इट इज आउटलाइंड इन चैप्टर 2 द चेन ऑफ कमांड. क्या हायरार्की रहती है, क्या चेन ऑफ कमांड रहती है. Emphasizing the entire revenue system is subject to centralized control. लास्ट में यही एम्फोसाइज करती है कि सारा का सारा इस सब्जेक्ट टू सेंट्रलाइज कंट्रोल की सेंट्रल और यूनियन का कितना कंट्रोल है. आइए
सेक्शन नंबर 4, कंट्रोलिंग पावर्स ऑफ चीफ कमिश्नर। चीफ कमिश्नर की क्या कंट्रोलिंग पावर्स हैं? द अथॉरिटी फॉर कंट्रोल ऑफ ऑल जुडिशियल एंड नॉन जुडिशियल मैटर्स connected with land revenue in the union territory, including matters connected with settlement, is vested with the chief commissioner. In contemporary practice, the authority is often delegated to financial commissioner, who in their statutory role exercises power equivalent to those of LG or chief commissioner. Powers of chief commissioner. सबसे पहली पावर, फर्स्ट पावर रादर, लेट्स नॉट पुट इन बुलेट्स, पॉइंटर में देखते हैं। जुडिशियल पावर, सेटलमेंट पावर, ठीक है जी, जुडिशियल पावर एंड सेटलमेंट पावर, जुडिशियल एंड नॉन जुडिशियल मैटर्स। अच्छा, नॉन जुडिशियल पावर्स, वाइड रेंजिंग पावर्स आप देख रहे हैं कितनी, एग्जीक्यूटिव पावर्स भी इन्हें कहा जा सकता है, which is vested in chief commissioner. In contemporary practice, these are usually chief commissioner, usually कौन होते हैं? फाइनेंशियल कमिश्नर, फाइनेंशियल कमिश्नर, एंड ये फाइनेंशियल कमिश्नर उतनी ही पावर एंजॉय करते हैं जितनी की एलजी, लेफ्टिनेंट गवर्नर, एक्सरसाइज करते हैं। अपॉइंटमेंट एंड पावर्स ऑफ एडिशनल कलेक्टर्स। अब एडिशनल कलेक्टर्स की हम बात कर लेते हैं। ये जो चीफ कमिश्नर है, इनके पास पावर है कि ये एडिशनल कलेक्टर्स को अपॉइंट करेंगे। सेक्शन 6 बताता है, परमिट्स एन एडिशनल कलेक्टर टू एक्सरसाइज सच पावर्स एंड ड्यूटीज ऑफ डिप्टी कमिश्नर एज डायरेक्टेड बाय चीफ कमिश्नर। चीफ, देखिए, लेट्स राइट सीसी, चीफ कमिश्नर will appoint an additional collector, एडिशनल कलेक्टर। ये एडिशनल कलेक्टर्स उतनी ही पावर्स एंजॉय करेंगे जितनी पावर्स एक डिप्टी कलेक्टर करता है, और ये अथॉरिटी उनको कौन देता है? सेक्शन 6 परमिट्स एन एडिशनल कलेक्टर टू एक्सरसाइज सच पावर एंड ड्यूटीज ऑफ डिप्टी कमिश्नर एज डायरेक्टेड बाय चीफ कमिश्नर, जो कि चीफ कमिश्नर डिसाइड डायरेक्ट करेगा। ऑब्वियसली जब अपॉइंट वो कर रहे हैं तो डायरेक्ट भी वही करेंगे, ठीक है जी। इन एब्सेंस ऑफ अ स्पेसिफाइड सीसी ऑर्डर, अगर एब्सेंस है स्पेसिफाइड चीफ कमिश्नर के ऑर्डर की बाय द डिप्टी कमिश्नर, ठीक है, तो डिप्टी कमिश्नर के ऑर्डर के हिसाब से आप चलेंगे। Significant legal principle established by section 2 subsection section 6 subsection 2 is, जब आप एक्सरसाइज करें, when exercising these delegated powers, law is applicable to deputy commissioner automatically applies to the additional collector, effectively granting additional collector administrative and quasi judicial equivalence to deputy commissioner for the specific scope of delegated manner। आप ये देखिए कि जब आप असल में ये पावर्स एक्सरसाइज करते हैं तो हमें देखने को मिलता है कि डिप्टी कमिश्नर के पास जितनी पावर्स हैं और जितनी ड्यूटीज हैं वो सारी ऑटोमेटिकली एडिशनल कलेक्टर के पास आ जाती हैं, एंड उतनी वाइड रेंजिंग पावर्स उन्हें एडमिनिस्ट्रेटिव और क्वासी जुडिशियल इक्विवेलेंस देती है डिप्टी कमिश्नर के जैसी, ठीक है जी। ऑफन रेफर टू एज डेलीगेटेड इक्विवेलेंस, इस वजह से हम बोलते हैं कि इन दोनों में आपस में डेलीगेटेड इक्विवेलेंस है। डिप्टी कमिश्नर delegated equivalent of additional commissioner, allows administration to scale its capacity, administration अपनी capacity को increase कर सकता है high volume jurisdiction like Delhi जैसे state में, equivalent legal authority to make multiple high ranking officers, thereby speeding up adjudication के process को speed up करने के लिए, ताकि सिर्फ एक इंसान के ऊपर ज्यादा reliance ना हो जाए, एक इंसान के लिए बर्डनसम ना हो जाए, इस वजह से मल्टीपल हाई रैंकिंग ऑफिसर्स को अपॉइंट करके आप उन्हें इक्विवेलेंट डेलीगेशन दे रहे हैं। डेलीगेशन मतलब अपना काम औरों को सौंपना, डेलीगेट करना।
तो डेप्टी कमिश्नर अपने काम, अपनी एजुडिकेटिंग अथॉरिटी, अपनी एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी खुद तो निभाएंगे ही, साथ में जब ये प्रिंसिपल्स असल में अप्लाई होते हैं तब वो एडिशनल कमिश्नर, एडिशनल कलेक्टर को भी वो पावर एंड अथॉरिटीज मिल जाती हैं। ठीक है जी। असिस्टेंट कलेक्टर की और रेवेन्यू असिस्टेंट की बात करते हैं। सेक्शन 7, चीफ कमिश्नर अपॉइंट्स रेवेन्यू असिस्टेंट एंड असिस्टेंट कलेक्टर्स। पहला चीफ कमिश्नर की बात हो गई, फर्स्ट चीफ कमिश्नर, सेकंड एडिशनल कलेक्टर, एंड थर्ड इज असिस्टेंट। असिस्टेंट कलेक्टर, ठीक है, असिस्टेंट कलेक्टर और रेवेन्यू असिस्टेंट। अगेन चीफ कमिश्नर अपॉइंट करेंगे, रेवेन्यू असिस्टेंट्स आरएस एंड सीएस, चीफ कमिश्नर अपॉइंट करेंगे रेवेन्यू असिस्टेंट एंड असिस्टेंट कलेक्टर्स। These officers, along with other revenue officers in the Union Territory, are explicitly designated as subordinate to the Deputy Commissioner. Deputy Commissioner के subordinates उनके नीचे आ जाते हैं and ऐसी powers exercise करते हैं which are subject to the control of DC, जो कि Deputy Commissioner डायरेक्ट करता है, वैसी ही powers ये enjoy करते हैं। तो I hope आपको ये हायरार्की तो यारों दोस्तों क्लियर है। ठीक है, ये हायरार्की आपको क्लियर है। सीसी आएंगे, फिर एडिशनल कलेक्टर और डिप्टी कलेक्टर आएंगे, एंड देन हमारे आरएस, रेवेन्यू असिस्टेंट एंड असिस्टेंट कलेक्टर। मूविंग ऑन, आगे चलते हैं। तहसील एंड सब डिविजनल एडमिनिस्ट्रेशन। द लोअर टियर्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव हायरार्की आर स्ट्रक्चर्ड अराउंड तहसील एंड सब डिवीजन। तहसील और सब डिवीजन के हिसाब से हायरार्की देखने को मिलेगी। ग्राउंड लेवल ऑपरेशंस पर और लोकल रिकॉर्ड कीपिंग में काम कैसे होता है, अब आपको ये देखने को मिलेगा। सेक्शन 7 हमने बात की असिस्टेंट कलेक्टर, सेक्शन 6 हमने बात की अपॉइंटमेंट ऑफ एडिशनल कलेक्टर, सेक्शन 4 हमने बात की चीफ कमिश्नर। अब हम सेक्शन 8 में बात करने वाले हैं तहसीलदार एंड नायब तहसीलदार के बारे में। आइए देखते हैं। चीफ कमिश्नर अपॉइंट्स तहसीलदार एंड नायब तहसीलदार एज डीम्ड फिट। जितने उन्हें ठीक लगे, सीसी को जितने ठीक लगे, जितने उन्हें फिट लगे, फिट मतलब ऐसे नहीं फिजिकली फिट, उनको जितने जरूरत लगे उतने तहसीलदार और नायब तहसीलदार को वो अपॉइंट कर सकते हैं। उनकी ड्यूटी होगी जनरल सुपरविजन करना, ठीक है, जो जनरल देखरेख होती है ग्राउंड लेवल पर वो रखना, जनरल सुपरविजन उनका काम होगा। लैंड रिकॉर्ड्स लाइक जमाबंदी एंड खतावनी को मेंटेन करना उनका काम होगा, एंड इंश्योर करना सबऑर्डिनेट स्टाफ अपनी ड्यूटीज एफिशिएंटली कर रहा है या नहीं। आओ जी आओ, बैक 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 बैक, वाह जी वाह, क्या बात है, सीधी लाइन भी खिंच गई। अब हम बात करेंगे लोकल एडमिनिस्ट्रेशन में चीजें कैसे काम करती हैं। इसमें सबसे पहला तहसीलदार और नायब तहसीलदार, इनका अपॉइंटमेंट करेंगे अगेन चीफ कमिश्नर। कितने अपॉइंट करेंगे? एज दे डीम फिट, जितने उनको जरूरत लगे, सबसे पहली बात। दूसरी, उनकी ड्यूटीज क्या है? उनकी ड्यूटीज है सुपरविजन, मेंटेनिंग रिकॉर्ड्स, रिकॉर्ड्स को मेंटेन करना, मेंटेनिंग रिकॉर्ड्स लाइक खतावनी एंड जमाबंदी, और उनका एक और काम है क्या? इंश्योर करना that the local authorities are doing their work properly. Subordinate staff, इंश्योर करना कि सबऑर्डिनेट स्टाफ अपनी ड्यूटीज निभा रहा है या नहीं। ठीक है जी। सबऑर्डिनेशन ऑफ रेवेन्यू ऑफिसर, ये सेक्शन डिफाइन करता है ऑपरेशनल चेन ऑफ कमांड एट द लोकल लेवल, सब्जेक्ट टू द ओवरऑल कंट्रोल ऑफ डिप्टी कमिश्नर। ओवरऑल कंट्रोल डिप्टी कमिश्नर को रहेगा। सारा का सारा एवरी रेवेन्यू ऑफिसर ऑफ अ तहसील शैल बी सबऑर्डिनेट टू द रेवेन्यू असिस्टेंट। समझिए आप बात को, समझिए। जितने भी सारे रेवेन्यू ऑफिसर एक तहसील में रहेंगे वो रेवेन्यू असिस्टेंट के सबऑर्डिनेट रहेंगे, रेवेन्यू असिस्टेंट के नीचे रहेंगे।
ये प्रोविजन एस्टैब्लिश करता है कि जो रेवेन्यू असिस्टेंट है, जिनको आप अक्सर सब डिविजनल मजिस्ट्रेट या एसडीएम भी बोल देते हैं, as the immediate operational and supervisory head for land revenue matters within subdivision. Okay, this positioning is critical because it funnels all complex, disputed or legally contentious ground level matters such as contested mutations and possessory disputes. आप समझिए बात को। एक रेवेन्यू ऑफिसर तहसील का shall be subordinate to the revenue assistant. नेक्स्ट पेज। जो रेवेन्यू असिस्टेंट है उसके नीचे रहेगा रेवेन्यू ऑफिसर तहसील में। इसका मतलब ये जो रेवेन्यू असिस्टेंट है उसको हम इक्विवेलेंट पावर्स दे रहे हैं, उतनी ही पावर्स दे रहे हैं जितना एक सब डिविजनल मजिस्ट्रेट को दी जाती हैं। जितने भी रेवेन्यू ऑफिसर होते हैं, अगेन आई एम रिपीटिंग माई सेल्फ, जितने भी रेवेन्यू ऑफिसर्स होते हैं, बिकॉज हमने पढ़ा था ऊपर रेवेन्यू ऑफिसर इज अ जनरल टर्म विच सेज कि जितने भी सारे ऑफिसर्स लैंड के रिकॉर्ड्स बनाते हैं उनको हम रेवेन्यू ऑफिसर्स बोलते हैं। ये देखो, ऑफिसर एम्प्लॉयड इन प्रिपेयरिंग और मेंटेनिंग रेवेन्यू रिकॉर्ड्स। ठीक है जी, इस वजह से मैं कहती हूँ कि जितने भी सारे रेवेन्यू ऑफिसर्स होते हैं वो रेवेन्यू असिस्टेंट के सबऑर्डिनेट होते हैं, उनसे नीचे आते हैं। क्यों? क्योंकि रेवेन्यू असिस्टेंट के पास उतनी ही पावर्स होती है जितनी एक सब डिविजनल मजिस्ट्रेट के पास होती है। ठीक है, क्योंकि वो उसी लेवल का ऑपरेशनल और सुपरवाइजरी हेड का काम कर रहे हैं फॉर लैंड रेवेन्यू मैटर्स विद इन द सब डिविजन। ये पोजीशन बहुत क्रिटिकल है क्योंकि ये जितने भी सारे कॉम्प्लेक्स, डिस्प्यूटेड और लीगली कंटेस्टेड ग्राउंड लेवल के मैटर्स होते हैं वो सब आरए के पास जाते हैं फॉर इट्स क्वासी जुडिशियल डिटर्मिनेशन एंड क्रिएशन ऑफ ऑल्टरेशन ऑफ तहसील लिमिट। सेक्शन 10, चीफ कमिश्नर पोजेसेस द अथॉरिटी टू क्रिएट अ न्यू तहसील। चीफ कमिश्नर के पास पावर होते हैं कि वो नए तहसील बना सके या फिर पुराने वाले तहसील की पावर को लिमिट कर सके। अगर मल्टीपल तहसील्स बना दिए जाते हैं, द प्रोवाइजो स्टेट दैट ईच सच तहसील फॉर्म अ सब डिवीजन एंड मे बी प्लेस्ड अंडर अ सेपरेट रेवेन्यू असिस्टेंट। ओके, चलिए, आई नो कि ये बहुत कंफ्यूजिंग हो रहा है। लेट मी मेक एन हायरार्की चार्ट। ये चार्ट आप सब से मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि एक बार अपने हाथ से जरूर लिखें ताकि आप सबको याद रहे। सुप्रीम अथॉरिटी, चीफ कमिश्नर, ठीक है। उसके नीचे आते हैं हमारे टीयर 2, दिस इज टीयर 1। टीयर 2 हमारे आते हैं डिप्टी कमिश्नर, आई एम सॉरी, डिप्टी कमिश्नर, जिनमें हमने डिस्कस किया कि एडिशनल कमिश्नर जो होते हैं उनके पास भी इसी किस्म की पावर्स और ड्यूटीज होती है। इक्विवेलेंट डेलीगेशन हमने देखा था कि इन लोगों के पास होती है। ओके, मूविंग ऑन। टीयर 3, तो ये तो सुप्रीम अथॉरिटी हो गई। टीयर 2 इज डिस्ट्रिक्ट के लेवल पर ये डिवीजन हमने किया। टीयर 3 हम करेंगे सब डिविजनल और तहसील के लेवल पर। टीयर 3 सब डिविजनल और तहसील लेवल। इस लेवल पर कौन है? इस लेवल पर है हमारे रेवेन्यू असिस्टेंट, जो हमने देखा कि एक एसडीएम जितनी पावर एंजॉय करते हैं, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट की जितनी पावर एंजॉय करते हैं, और उन्हीं के साथ साथ असिस्टेंट कलेक्टर्स हमने देखा था, असिस्टेंट कलेक्टर्स। ओके, तहसीलदार, नायब तहसीलदार, देन तहसीलदार एंड नायब तहसीलदार। चलो जी, मूविंग ऑन। टीयर 4 पर काम करते हैं, यानी कि
ग्राउंड लेवल एंड लोकल लेवल पर काम करते हैं, हमारे कानूनगो एंड पटवारी। ठीक है जी, दिस वॉज द होल डिवीजन। ये आप देख लीजिए, नोट कर लीजिए, तसल्ली कर लीजिए आराम से। ये हमारा डिवीजन रहने वाला है, ये हमारा हायरार्की रहने वाली है। ओके, मूविंग ऑन। अब हम आगे देखते हैं इसमें कि अगर किसी तहसील की लिमिट को ऑल्टर करना है या फिर नया तहसील को बनाना है तो ये राइट चीफ कमिश्नर के पास रहेगा। मल्टीपल तहसील बन जाते हैं तो उनको वो सब डिविजन्स में भी डिवाइड कर सकते हैं। डिप्टी कमिश्नर इन केस ऑफ टेम्पररी वैकेंसी, अगर किसी भी कारणवश किसी को भी टेम्पररली अपना ऑफिस विकेट करना पड़ता है तो ये इंश्योर करने के लिए कि रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन में कोई रोक टोक ना आए, इस वजह से ये एक्ट एक डेप्यूटी कमिश्नर को अपॉइंट करता है, प्रोवाइड करता है कि एक डेप्टी कमिश्नर, द एक्ट प्रोवाइड्स दैट if the deputy commissioner is temporarily disabled or dies, the officer who temporarily succeeds the chief executive administration in revenue matters is automatically deemed to be the deputy commissioner under this act until a successor is finally officially appointed. अब क्योंकि डेप्टी कमिश्नर पूरे के पूरे डिस्ट्रिक्ट के कलेक्टर है एंड दे आर द हेड ऑफ द इंटायर डिस्ट्रिक्ट रेवेन्यू ऑपरेशन। पूरा का पूरा डिस्ट्रिक्ट रेवेन्यू लेवल पर, डिस्ट्रिक्ट के लैंड रेवेन्यू लेवल को ऑपरेट करते हैं, वो डिस्ट्रिक्ट के लेवल पर लैंड रेवेन्यू को ऑपरेट करते हैं। इसी कारण अगर वो अपना ऑफिस विकेट कर देते हैं, डिसेबल हो जाते हैं या फिर चल बसते हैं, तो उन सिचुएशन में अगर ये ऑफिस को हमने खाली छोड़ दिया तो पूरा का पूरा सिस्टम रुक जाएगा, पूरा का पूरा सिस्टम हॉल्ट हो जाएगा। इस वजह से जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर उनका ऑफिस होल्ड करता है, जो इंसान वो लीडरशिप लेता है, उसी इंसान को हम रेवेन्यू मैटर्स के लिए उनका सक्सेसर की तरह मान लेते हैं जब तक एक ऑफिशियल अपॉइंटमेंट नहीं हो जाता। ओके जी, मूविंग ऑन, ग्राउंड लेवल फंक्शनरीज की हम बात करते हैं, पटवारीज एंड कानूनगोस। आई एम सॉरी अबाउट दैट। यस, सेक्शन 12 टू सेक्शन 15, पटवारीज एंड कानूनगोस फॉर्म द बैकबोन ऑफ लैंड रिकॉर्ड सिस्टम। क्योंकि ये लोकल लेवल पर काम करते हैं तो दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर फील्ड लेवल मेजरमेंट, फील्ड लेवल पर मेजरमेंट करना और रिकॉर्डिंग करना इन लोगों का काम है। पटवारीज हल्का, द डिप्टी कमिश्नर with the prior sanction of chief commissioner arranges the villages into patwaris halka. Deputy commissioner सीसी के प्रायर सैंक्शन पर पटवारी के हल्कास को अरेंज करता है, यानी कि लोकल एरियाज ऑफ जुरिस्डिक्शन। पटवारी का हल्का मतलब पटवारी की जुरिस्डिक्शन। Alterations to the numbers or limits of these halkas are also required to chief commissioner's final to be sanction to be final. तो पटवारी की जो जुरिस्डिक्शन रहेगी that is decided by deputy commissioner. चीफ कमिश्नर से परमिशन लेके डिप्टी कमिश्नर डिसाइड करता है कि पटवारी की जुरिस्डिक्शन क्या रहेगी। और अगर वो नंबर्स चेंज हो जाते हैं, ऑल्टर हो जाते हैं, तो वो भी आपको चीफ कमिश्नर के सैंक्शन की जरूरत पड़ेगी उन नंबर को चेंज करने से पहले। अपॉइंटमेंट एंड डिसिप्लिन ऑफ पटवारीज, अ पटवारी इज अपॉइंटेड टू ईच हल्का। हर एक जुरिस्डिक्शन में एक पटवारी अपॉइंट किया जाएगा बाय डिप्टी कमिश्नर इन्हें अपॉइंट करेंगे, या फिर एक रेवेन्यू असिस्टेंट। इन दोनों के पास ही पावर है, स्पेशली एम्पावर्ड बाय द चीफ कमिश्नर। अपॉइंटिंग अथॉरिटी रिटेन्स द पावर टू ऑर्डर द ट्रांसफर, ये चाहे तो ट्रांसफर कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं, डिसमिस कर सकते हैं, या फिर कोई और पनिशमेंट भी दे सकते हैं ऑफ पटवारी सब्जेक्ट टू द रूल्स फ्रेम। ठीक है, तो इसका मतलब इन्हें अपॉइंट कौन करेगा? डीसी और रेवेन्यू असिस्टेंट विद कंसल्टेंट ऑफ चीफ कमिश्नर, एंड दे हैव द पावर, हु डीसी एंड आरए हैव द पावर कि उनको ट्रांसफर कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं, डिसमिस कर सकते हैं, या फिर किसी और तरीके की भी पनिशमेंट अगर इन्हें देना चाहे तो दे सकते हैं, लेकिन वो पनिशमेंट सेक्शन 84 के रूल्स के हिसाब से होनी चाहिए। ये तो हो गई जी पटवारी और उनके जुरिस्डिक्शन और उनके अपॉइंटमेंट की बात। अब हम कानूनगोस की बात करते हैं सेक्शन 14 में। दे आर अपॉइंटेड फॉर सुपरवाइजरी ड्यूटी, जैसे इनकी ड्यूटी होती है कि सब कुछ सारे रिकॉर्ड सिस्टम को मैनेज करना,
इनकी ड्यूटी कानूनगोज की ड्यूटी होती है सुपरवाइजरी ड्यूटीज, देख रेख की ड्यूटी। ठीक है, इनकी ड्यूटी फोकस की जाती है प्रॉपर सुपरविजन से, मेंटेनेंस से एंड करेक्शन से एनुअल रजिस्टर में। ये तीन चीजें होती हैं, सुपरविजन, यही लिखते हैं ना हम, अपनी एक सेपरेट शीट पर लिखते हैं, सुपरविजन, फर्स्ट ड्यूटी सुपरविजन, सेकंड मेंटेनेंस एंड थर्ड करेक्शन ऑफ एनुअल रिकॉर्ड्स। ये ड्यूटी रहती है कानूनगोज की। दे ऑल्सो परफॉर्म अदर ड्यूटीज स्पेसिफाइड बाय चीफ कमिश्नर, और जो चीफ कमिश्नर रेकमेंड करते हैं वो सारी ड्यूटीज ये परफॉर्म करते हैं। दे आर वाइटल फॉर चेकिंग द वर्क ऑफ पटवारी, पटवारी का काम चेक करना इनकी ड्यूटी होती है। इंश्योर करते हैं कि जितने भी फील्ड रिकॉर्ड्स हैं वो स्टैटिस्टिक्स के हिसाब से एक्यूरेट है, उन्हीं के हिसाब से है, एकदम उसमें कोई गलती नहीं है। दिस एक्ट कन्फर्स अ स्पेशल लीगल स्टेटस अपॉन दीज फंक्शनरीज, इनके ऊपर एक स्पेशल लीगल स्टेटस डालता है। हर एक पटवारी और कानूनगो, इवन जो टेम्पररीली अपॉइंट किए जाते हैं, उनको एक पब्लिक सर्वेंट माना जाता है विद इन द सेक्शन 21 ऑफ आईपीसी। फर्दर मोर, इसी के साथ साथ उनको पब्लिक सर्वेंट का तो स्टेटस दिया जाता है, पब्लिक सर्वेंट का तो स्टेटस उन्हें दिया ही जा रहा है। इसी के साथ साथ इन एडिशन टू दिस, all official documents maintained by them are considered public records। जो भी इन्होंने डॉक्यूमेंट्स बनाए हैं उनको पब्लिक रिकॉर्ड माना जाता है और बोला जाता है, और वो सरकार की प्रॉपर्टी होती है। दिस क्लासिफिकेशन इज एडमिनिस्ट्रेटिवली reinforced by section 83 which bars civil courts from entertaining suits regarding claim to the office of पटवारीज and कानूनगोज। इसका मतलब कि सिविल सूट अगर आप इन लोगों के ऊपर इम्पोज करना चाहते हो तो उसको उसके ऊपर बार लगाया गया है, मतलब उसको लिमिट किया गया है। दैट मीन्स यू कैन नॉट ब्रिंग, आप पटवारी और कानूनगोज को सिविल कोर्ट में नहीं ला सकते। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस ऑफ दीज पोस्ट फ्रॉम रूटीन सिविल लिटिगेशन इंश्योरिंग डिस्प्यूट्स रिलेटेड टू अपॉइंटमेंट, ट्रांसफर और रेम्यूनरेशन आर हैंडल इंटरनली। ये इंश्योर करने के लिए कि जितने भी सारे डिस्प्यूट्स हैं जो उनकी अपॉइंटमेंट, ट्रांसफर एंड रेम्यूनरेशन से रिलेटेड होते हैं वो इंटरनली हैंडल कर लिए जाए। नाउ मेंटेनेंस ऑफ फिजिकल रिकॉर्ड एंड बाउंड्री मार्क्स, ये पार्ट चैप्टर 3 का, दिस एड्रेसेस द क्रिएशन एंड सेफगार्डिंग ऑफ फिजिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ लैंड पार्सल्स। लैंड पार्सल्स के क्रिएशन को सेफगार्ड करना। आइए हम देखते हैं। मैप एंड फील्ड बुक मेंटेनेंस, डिप्टी कमिश्नर is obligated to maintain a map। डिप्टी कमिश्नर की ये ऑब्लिगेशन है, ये ड्यूटीज है कि वो एक मैप और एक फील्ड बुक को मेंटेन करेगा फॉर एवरी विलेज, जितने भी सारे गांव हैं, इन अकॉर्डेंस विद द रूल्स मेड अंडर सेक्शन 84। सेक्शन 84 के हिसाब से हर एक गांव का एक मैप और एक फील्ड बुक डिप्टी कमिश्नर बनाएगा। ठीक है, पीरियोडिकली मतलब समय दर समय, एनुअली और एट लॉन्गर इंटरवल, हर साल डिप्टी कमिश्नर को ये इंश्योर करना पड़ेगा कि जितने भी सारे चेंजेस हो रहे हैं विलेजेस की बाउंड्रीज में और फील्ड्स में, वो सब रिकॉर्ड किए जा रहे हैं इन डॉक्यूमेंट्स के अंदर, और इनमें जो एरर है वो ठीक किया जा रहा है। ओके, सबसे पहली बात। दूसरी बात, ऑब्लिगेशंस एज टू बाउंड्री मार्क्स, ये जो लैंड डिमार्केशन है, उनकी बाउंड्रीज को मार्क करना, लैंड को डिमार्क करना, इट इज ट्रीटेड एज अ नॉन नेगोशिएबल ऑब्लिगेशन। ये ऑब्लिगेशन तो आपको फुलफिल करनी पड़ेगी, ये ड्यूटी आपको किसी भी हाल में फुलफिल करनी पड़ेगी, इट इज नॉन नेगोशिएबल। एक क्लियर ड्यूटी इंपोज करती है कि भूमिदार मस्ट मेंटेन एंड रिपेयर परमानेंट बाउंड्री मार्क्स ऑन देयर फील्ड एट देयर ओन कॉस्ट। भूमिदार अपनी कॉस्ट पर एक परमानेंट बाउंड्री मार्क मेंटेन करेंगे। एंड द गांव सभा बियर्स द सेम रिस्पॉन्सिबिलिटी, गांव सभा की भी सेम रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है फॉर मार्क्स ऑन देयर विलेज लैंड। ठीक है, भूमिदार अपनी लैंड के ऊपर और गांव सभा पूरे विलेज की लैंड के ऊपर अपने जूरिसडिक्शन के अंदर लैंड की परमानेंट बाउंड्री जरूर मार्क करेंगे। शुड द डिप्टी कमिश्नर ऑर्डर इरेक्शन, रिपेयर और रिन्यूअल ऑफ मार्क्स
Failure to comply within 30 days of communication allows DC to execute the work and recover the incurred charges from the defaulting भूमिदार और गांव सभा। अगर वो ऐसा नहीं करते हैं, अगर डिप्टी कमिश्नर के रिपेयर या फिर रिन्यूअल ऑफ मार्क्स, डिप्टी कमिश्नर को लगा कि इन मार्क्स में कुछ रिपेयर करने की जरूरत है और उन्होंने कुछ चेंजेस सजेस्ट किए और वो चेंजेस 30 दिन के अंदर अंदर अगर कंप्लाई नहीं किया, डिप्टी कमिश्नर के चेंजेस 30 डेज के अंदर अगर आपने कंप्लाई नहीं किए, किसने कंप्लाई नहीं किए, भूमिदार और गांव सभा ने कंप्लाई नहीं किए, तो डीसी वो काम खुद करवाएगा, डिप्टी कमिश्नर वो काम खुद करवाएगा और उस काम को करवाने में उसके जितने भी कॉस्टिंग लगी है वो सारे चार्जेस वो उन भूमिदार और गांव सभा से लेगा जिन्होंने ऐसा काम नहीं किया था, जिनकी गलती थी। ठीक है जी, एज सिंपल एज दैट। बाउंड्री मार्क्स से रिलेटेड तो बात ये हो गई। देन पेनल्टी फॉर इंजरी एंड रिमूवल। टू डिटर डैमेज टू डिमार्केशन द डिप्टी कमिश्नर में इम्पोज पेनल्टी। जो डिमार्केशन में डैमेज हुई वो उसके ऊपर डिप्टी कमिश्नर एक पेनल्टी भी लगा सकते हैं अप टू 50 रुपीज फॉर ईच मार्क विलफुली अरेज्ड। फॉर एवरी मार्क, हर एक उस मार्क के लिए जो आपने जानबूझकर इरेज किया है, रिमूव किया है, डैमेज किया है, उसके ऊपर 50 रुपीज की पेनल्टी, कवरिंग रिस्टोरेशन कॉस्ट एंड रिवॉर्डिंग द इन्फॉर्मर। इफ फाइन इज अनरिकवरेबल, अगर फाइन रिकवर नहीं किया जा सकता क्योंकि अफेंडर की आपको जानकारी नहीं है ऐसा किसने किया है, तो डीसी वो मार्क्स को रिस्टोर करता है, मतलब उन डिमार्केशंस को सही करता है और वो कॉस्ट रिकवर करता है फ्रॉम द को टर्मिनस भूमिदार एंड गांव सभा एज इट डीम्स फिट। ठीक है जी। अबिलिटी टू रिकवर दीज चार्जेस एज अरियर्स अंडरलाइंस द सीरियसनेस। आप इन चार्जेस को वैसे ही रिकवर कर सकते हैं जैसे लैंड के अरियर्स को हम रिकवर करते हैं। ये दिखाता है कि डिमार्केशन कितनी सीरियस काम है और आप उससे, इट इज सीरियस वर्क। ठीक है जी। एंड इट शुड बी हैंडल्ड विद ऑल द सीरियसनेस। लॉ ट्रीट्स बाउंड्री मेंटेनेंस, बाउंड्री की मेंटेनेंस एंड नॉन कंप्लायंस इज अ फिस्कल डिफॉल्ट। नॉन कंप्लायंस होता है तो आपको पैसे भरने पड़ते हैं, पैसे की भरपाई करनी पड़ती है। पेनल्टी की भी बात हो गई। लिस्ट ऑफ विलेजेस की बात करते हैं। डीसी मस्ट प्रिपेयर एंड मेंटेन अ लिस्ट ऑफ ऑल विलेजेस इन अ प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म। ये डिप्टी कमिश्नर का काम है कि वो सारे विलेजेस की लिस्ट बनाएगा। विलेजेस और गांव सभा तो अपनी बाउंड्री मार्क करेंगे ही, उसी के साथ साथ डीसी भी एक लिस्ट बनाएगा और उसको रिवाइज करेगा हर एक 5 सालों में। ये लिस्ट स्पेशल कैटेगरीज ऑफ लैंड की डिटेल्स बताएंगी, जैसे लैंड विच इज फ्लूवियल एक्शन और लैंड प्रिकेरियस कल्टीवेशन वेयर लैंड हैज बीन होली और पार्टली रिलीज, कंपाउंडेड, रिडीम्ड और असाइंड। ओके जी, ऐसे डिफरेंट कैटेगरीज में लैंड को डिवाइड करेंगे और ये काम डीसी का होगा। अब आते हैं हम स्टैट्यूटरी लैंड रजिस्टर्स पर। इस एक्ट के हिसाब से 2 प्रिंसिपल स्टैट्यूटरी रजिस्टर्स होंगे जो फॉर्मल लैंड को रिकॉर्ड करेंगे फॉर ईच विलेज। सबसे पहला रिकॉर्ड ऑफ राइट्स। एक रिकॉर्ड ऑफ राइट्स हमेशा होना चाहिए प्रिपेयर्ड फॉर ईच विलेज सब्जेक्ट टू प्रिस्क्राइब्ड एक्सेप्शंस। कुछ एक्सेप्शंस उसमें होंगी लेकिन हर एक विलेज का एक राइट ऑफ रिकॉर्ड जरूर होना चाहिए। ये रिकॉर्ड फाउंडेशनल होता है एंड इट इज रिलेटिवली स्टैटिक डॉक्यूमेंट, मतलब मोर और लेस ये सेम रहता है, चेंजेस इसमें ज्यादा होते नहीं है। कंसिस्टिंग ऑफ अ रजिस्टर लिस्टिंग ऑल पर्संस कल्टीवेटिंग, वो सारे इंसान जो उस लैंड के ऊपर कल्टीवेशन कर रहे हैं या फिर अदरवाइज उसको ऑक्यूपाई कर रहे हैं, उस लैंड को ऑक्यूपाई कर रहे हैं, और उनकी डिटेल्स को स्पेसिफाई करते हुए होना चाहिए। ठीक है जी, इसको कहते हैं रिकॉर्ड ऑफ राइट्स। सेकंड, एनुअल रजिस्टर। एनुअल रजिस्टर डायनामिक होता है, ये स्टैटिक होता है। अगर रिकॉर्ड ऑफ राइट अगर स्टैटिक होता है, सेम रहता है, तो ये डायनामिक होता है, चेंज होता रहता है। कॉन्टिन्यूस लेजर यूज्ड टू कैप्चर चेंजेस इन राइट्स एंड इंटरेस्ट। अगर किसी का राइट एंड इंटरेस्ट उस लैंड के ऊपर चेंज होता है तो वो एनुअल रजिस्टर में कैप्चर किया जाता है। डिप्टी कमिश्नर की जिम्मेदारी होती है कि वो आरओआर को मेंटेन करेगा एंड मस्ट कॉज एन अमेंडेड रजिस्टर, एनुअल रजिस्टर, और एक अमेंडेड रजिस्टर जिसको एनुअल रजिस्टर भी बोला जाता है उसको मेंटेन करेगा एनुअली, या फिर कोई ऐसा इंटरवल जो चीफ कमिश्नर ने उसको डायरेक्ट किया है। ठीक है जी। डीसी ये भी इंश्योर करेगा कि पोजेशन में जितने भी चेंजेस है, मान लीजिए एक प्रॉपर्टी पहले ए को बिलोंग करती थी पर अब वो बी को बिलोंग करती है, ए के पोजेशन में है, या फिर जितने भी सारे राइट्स में चेंजेस आए हैं, इंटरेस्ट में चेंजेस आए हैं, या फिर उससे मिलती जुलती जितनी भी सारी ट्रांजैक्शंस है वो एनुअल रजिस्टर में लिखी जानी चाहिए।
ये प्रोसेस इंक्लूड करता है करेक्टिंग एनी एरर्स प्रूवन टू हैव अकर्ड, और इस प्रोसेस से हम इंश्योर करेंगे कि अगर कोई भी एरर पहले आरओआर में हुआ है तो हम उसको अभी इसी वक्त ही करेक्ट कर ले एनुअल रजिस्टर में। ठीक है जी, या फिर पहले कोई गलती हो चुकी है तो अब आरओआर में ड्यूरिंग रिवीजन या एनुअल रजिस्टर में वो मिस्टेक करेक्ट हो जाए, इसलिए इसको बोलते हैं अपडेशन एंड करेक्शन। मूविंग ऑन, अथॉरिटी फॉर एंट्री। सेक्शन 21 सबसेक्शन 3 स्पेसिफाई करता है कि कोई भी चेंज और ट्रांजैक्शन में बी रिकॉर्डेड विदाउट द एक्सप्रेस ड्यूटी। कोई भी चेंज और ट्रांजैक्शन डिप्टी कमिश्नर की ड्यूटी के बिना आप रिकॉर्ड नहीं कर सकते। अगर आपको चेंज करना है तो आपको डिप्टी कमिश्नर का ऑर्डर लेना पड़ेगा, उनका कंसेंट लेना पड़ेगा। रेवेन्यू असिस्टेंट, तहसीलदार और एनी अदर कॉम्पिटेंट कोर्ट ऑफ द लॉ, इनमें से किसी का भी आप कंसेंट और ऑर्डर ले सकते हो। प्रोसीजरल चेक प्रिवेंट्स आर्बिट्री रिकॉर्डिंग बाय जूनियर स्टाफ। जूनियर स्टाफ अपनी मन मर्जी के अकॉर्डिंग उसमें आर्बिट्ररी रिकॉर्डिंग ना करते, इस वजह से उन्हें या तो रेवेन्यू असिस्टेंट या तहसीलदार या फिर किसी और कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, डिप्टी कमिश्नर जैसे हाई ऑफिशियल, हाई रैंक ऑफिशियल का ऑर्डर लेना पड़ेगा। ठीक है जी, मूविंग ऑन टुवर्ड्स द लास्ट पार्ट ऑफ दिस लेक्चर, पब्लिक इंस्पेक्शन। ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी को इंश्योर करने के लिए सारे के सारे फॉर्मल रिकॉर्ड्स यानी कि मैप, फील्ड बुक्स, लिस्ट, रजिस्टर, दे आर ओपन फॉर पब्लिक इंस्पेक्शन। पब्लिक जब चाहे इसको इम्पोज कर सकती है, लेकिन उनको फीस देनी पड़ेगी, ठीक है, बाय चीफ कमिश्नर। वो कंडीशंस का पालन करना पड़ेगा जो चीफ कमिश्नर ने बोला है और एक फीस देनी पड़ेगी। एब्सोल्यूट पावर नहीं है, इट इज सब्जेक्टेड टू कंडीशंस प्लस फीस, लेकिन ट्रांसपेरेंसी पूरी मेंटेन की है भाई। सारे के सारे मैप्स, फील्ड बुक्स, लिस्ट, रजिस्टर सब कुछ दे आर ओपन फॉर पब्लिक फोरम। डिस्टिंक्शन ये है बिटवीन द फाउंडेशनल and fixed record of rights and the continually updated annual register is crucial. अलग अलग होनी चाहिए, distinction is crucial. While ROR provides for original structure, ROR original structure देता है annual register immediate reality of land, कि असल में उस लैंड के ऊपर क्या हो रहा है, उसको कौन पोजेस कर रहा है, और देन उसको लीगली which is then legally fortified by the presumption of truth, जो हम आगे जाके करेंगे, underscoring the necessity for accurate and timely updating, ये बताते हुए कि कितना जरूरी है एक्यूरेट और टाइमली अपडेशन। आई होप एवरीथिंग वाज क्लियर इन दिस सेक्शन। लेट मी जस्ट गो थ्रू दिस एंड एक बार जो हमने आज किया है उसको एक बार देख लेते हैं। आइए, सबसे पहले हमने देखा इंट्रोडक्शन, हमने देखा ये एक्ट क्यों जरूरी है, हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट इसका क्या था, कि जितने भी सारे एक्ट थे वो बिखरे हुए थे, फैले हुए थे, एक ऐसा पीस ऑफ लेजिस्लेशन जरूरी था जो सबको कंसोलिडेट कर ले, ठीक है, और रेवेन्यू ऑफिसर्स की जुरिसडिक्शन को डिटरमाइन करते। देन एक यूनिफाइड और सिस्टमैटिक रूल बुक फॉर रेवेन्यू ऑफिसर्स को क्रिएट करने के लिए और लैंड रिकॉर्ड्स को क्रिएट करने के लिए इसको बनाया गया। इसका ट्विन एक्ट दिल्ली लैंड रिफॉर्म एक्ट है, जो जो सब्सटैंटिव प्रोविजंस प्रोवाइड करता है, और दिल्ली लैंड रेवेन्यू एक्ट प्रोसीजरल मशीनरी है। मैंने सब्सटैंटिव और प्रोसीजरल का डिफरेंस आपको समझा दिया था। इसका टेरिटोरियल एप्लीकेशन मैंने आपको समझाया है, सेक्शन 1 में बोलता है कि दिल्ली की पूरी पूरी एक्सटेंट है, लेकिन कुछ ऐसे एक्सेप्शंस हैं जो सेक्शन 1 सबसेक्शन 2 ऑफ दिल्ली लैंड रिफॉर्म्स एक्ट में लिखे गए हैं, जो इसमें भी अप्लाई होंगे। देन इसका मैंने बोला था, इसका जो जुरिस्डिक्शन है वो मेजरली अग्रेरियन रहता है, वो मेजरली कल्टीवेशन बेस्ड एंड अग्रेरियन, वो जो खेती बाड़ी वाली लैंड होती है उसका मेजर जुरिस्डिक्शन इनके ऊपर रहता है। एंड ड्यू टू अर्बनाइजेशन, जब वो लीगल स्टेटस चेंज हो जाता है, जब वो कल्टीवेशन लैंड का लीगल स्टेटस अर्बन स्टेटस बन जाता है, तब इनकी जुरिस्डिक्शन ऊपर से रिमूव हो जाती है, ठीक है जी, इनऑपरेबल हो जाती है। मूविंग ऑन, रिपील्स एंड सेविंग। जब सेक्शन 2 की हम बात करते हैं, इसमें जब दिल्ली लैंड रेवेन्यू एक्ट आया, तब उससे पहले पंजाब लैंड रेवेन्यू एक्ट एंड यूपी लैंड रेवेन्यू एक्ट एग्जिस्ट कर रहे थे, लेकिन दिल्ली लैंड रेवेन्यू एक्ट के आते ही हमने एक कंसोलिडेटिंग सिस्टम बनाया और इन दोनों एक्ट को रिपील कर दिया, ठीक है जी। एक लीगल और एडमिनिस्ट्रेटिव कॉन्टिन्यूटी बनाने के लिए
एग्जॉस्टिंग और सेविंग क्लॉज, सारे के सारे रूल्स, अपॉइंटमेंट, असिस्टेंट, पार्टीशन, ट्रांसफर्स, रिकॉर्ड ऑफ राइट, सबकी बात करने के लिए हमने ये बनाया। आइए अब डेफिनेशंस को रिवाइज करते हैं। सबसे पहली डेफिनेशन डिप्टी कमिश्नर, जिसको हमने कलेक्टर कलेक्टर का दर्जा दिया इस डेफिनेशन ने। डीसी चीफ रेवेन्यू एंड एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होते हैं। रेवेन्यू मतलब जहां जहां लिखा है रेवेन्यू, उसका मतलब है लैंड रेवेन्यू। रेवेन्यू कोड से इनका मतलब है कि जितना भी सारा जुडिशियल एंड क्वासी जुडिशियल हायरार्की होता है, जो हम पढ़ेंगे, सीसी, डीसी, एडिशनल कलेक्टर, रेवेन्यू असिस्टेंट, असिस्टेंट कलेक्टर, सेटलमेंट ऑफिसर, ये सब हमने पढ़ लिया है। आगे मैं अभी रिवाइज करवाती हूँ। रेवेन्यू ऑफिसर वो सारे ऑफिसर्स जो कि लैंड के रिकॉर्ड्स को मेंटेन करते हैं, लैंड के रिकॉर्ड्स को मेंटेन करते हैं, उनको रेवेन्यू ऑफिसर बोलते हैं। सेटलमेंट यानी कि लैंड रेवेन्यू से रिलेटेड कोई भी सेटलमेंट हो तो उसको लैंड रेवेन्यू बोला जाता है। आइए आगे देखते हैं। हायरार्की की अगर मैं बात करूं तो इस डायग्राम से हम समझेंगे हायरार्की के बारे में। सबसे बड़ी सुप्रीम अथॉरिटी चीफ कमिश्नर होते हैं। चीफ कमिश्नर हमारे प्रीवियस पेज पर ये चीफ कमिश्नर होते हैं, जो जुडिशियल पावर भी इंजॉय करते हैं एंड नॉन जुडिशियल यानी कि एग्जीक्यूटिव पावर भी इंजॉय करते हैं, सेटलमेंट पावर भी इंजॉय करते हैं। इन द कंटेम्प्रेरी प्रैक्टिकलिटीज, आजकल जो मायने हो गए हैं इस एक्ट के, उसके हिसाब से फाइनेंशियल कमिश्नर ही चीफ कमिश्नर होते हैं, जो सेम पावर्स इंजॉय करते हैं जो एक लेफ्टिनेंट गवर्नर की होती है। ठीक है, नेक्स्ट पे आ जाते हैं हम। टीयर, ये सुप्रीम अथॉरिटी होती है चीफ कमिश्नर। टीयर 2 डिस्ट्रिक्ट लेवल पर क्या अथॉरिटी होती है? डिप्टी कमिश्नर एंड एडिशनल कमिश्नर। डिप्टी कमिश्नर और एडिशनल कमिश्नर अगर हम पीछे जाके ये रिवाइज करें तो हमें देखने को मिलेगा कि ये इक्विवेलेंट डेलीगेशन इंजॉय करते हैं, यानी कि जितनी पावर डिप्टी कमिश्नर के पास है उतनी ही पावर एडिशनल कमिश्नर के पास रहेंगी। सीसी यानी कि चीफ कमिश्नर इन्हें अपॉइंट करते हैं। ठीक है, एंड ये उन्हीं पावर्स को एंजॉय करते हैं जो सीसी इन्हें डायरेक्ट करते हैं। ठीक है जी। अब सब डिविजनल और तहसील लेवल पर रेवेन्यू असिस्टेंट होते हैं, असिस्टेंट कलेक्टर्स होते हैं। ये उतनी ही पावर्स एंजॉय करते हैं जितना एक सब डिविजनल मजिस्ट्रेट पावर्स एंजॉय करता है। तहसीलदार होते हैं एंड नायब तहसीलदार होते हैं, जिनके बारे में हम यहाँ देखेंगे, जिनको चीफ कमिश्नर अपॉइंट करते हैं और उतने ही अपॉइंट करते हैं जितने उन्हें ठीक लगते हैं। इनकी ड्यूटीज होती है सुपरवाइज करना, रिकॉर्ड्स को मेंटेन करना, खटावनी जैसे रिकॉर्ड और जमाबंदी जैसे रिकॉर्ड बनाना, और ये इंश्योर करना कि सब ऑर्डिनेट स्टाफ अपना काम ढंग से कर रहा है या नहीं। तहसीलदार एंड नायब तहसीलदार। टियर 4 ग्राउंड लेवल पर, लोकल लेवल पर कानूनगोज होते हैं एंड पटवारी होते हैं। पटवारी की हमने हल्का पढ़ा, हल्का मतलब पटवारी की जुरिस्डिक्शन क्या होती है हमने उसके बारे में देखा, एंड कानूनगोज की ड्यूटी होती है सुपरविजन की, मेंटेनेंस की, करेक्शन ऑफ एनुअल रिकॉर्ड्स की, हमने ये देखा। ठीक है जी, ये सब हम क्लियर कर चुके हैं, रिवाइज कर चुके हैं। पटवारीज एंड कानूनगोज की भी हमने बात कर ली है। फिजिकल रिकॉर्ड्स और बाउंड्री मार्क्स की अगर हम बात करें तो एक मैप फील्ड और एक फील्ड बुक मेंटेन करना डिप्टी कमिश्नर का काम होता है हर एक विलेज के लिए। इसको वो पीरियोडिकली भी बना सकता है और कितने पीरियड में बनाना होता है उसको एनुअली ये रिकॉर्ड्स जरूर बनाने होते हैं। एंड दे मस्ट इंश्योर कि बाउंड्रीज, विलेज की जो बाउंड्रीज है उसमें जितने भी सारे चेंजेस हैं वो रिकॉर्ड किए गए हैं। ठीक है, अगली ऑब्लिगेशन जाती है भूमिदार के ऊपर और गांव सभा के ऊपर। भूमिदार की ये ड्यूटी होती है कि जो उसकी लैंड है वो उसकी लैंड की परमानेंट बाउंड्री मार्क करेगा, और गांव की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि गांव में जितनी लैंड है वो उसकी लैंड जरूर जरूर मार्क करेगा। और अगर वो ऐसा नहीं करते हैं या फिर डिप्टी कमिश्नर ने कोई इरेक्शन, रिपेयर और रिन्यूअल ऑर्डर किया है जो भूमिदार और गांव सभा चेंज नहीं कर रहे हैं, तो फिर डिप्टी कमिश्नर खुद उसको चेंज करता है, और उसको चेंज करने में जितने उसके पैसे खर्च होते हैं वो डिफॉल्टिंग भूमिदार और गांव सभा से रिकवर करते हैं। ठीक है, पेनल्टी क्या रहेगी? अगर आपने डिमार्केशन में गलती करी, विलफुली आपने जानबूझकर इरेज किया, रिमूव किया या डैमेज किया, तो फिर आपको हर एक गलत मार्क के 50 रुपीज एज अ पेनल्टी पे करना पड़ेगा। ये जो पेनल्टी आप देखने को मिल रहे हैं और ये जो पेनल्टी आपको दिख रही है कि लैंड अरियर्स की तरह आपसे रिकवर की जा रही है, ये बताता है कि लॉ कितना सीरियस है अबाउट मेंटेनिंग द कांस्टेंट एंड एक्यूरेट
बॉर्डर्स, ठीक है, एंड रिकॉर्ड्स। आइए अगला, लिस्ट ऑफ विलेजेस। डीसी की ऑब्लिगेशन है कि वो सारे के सारे लिस्ट ऑफ विलेजेस बनाएंगे उसी फॉर्म में, और हर एक 5 साल में उनको रिवाइज किया जाएगा कि और कौन कौन सी, वो ये भी बताएंगे कि स्पेशल कैटेगरीज ऑफ लैंड होती है अलग अलग, तो कौन सा विलेज कौन सी कैटेगरी में फॉल कर रहा है। देन 2 तरीके के रजिस्टर बनेंगे, रिकॉर्ड ऑफ राइट। रिकॉर्ड ऑफ राइट एक फाउंडेशनल डॉक्यूमेंट आप समझ लीजिए, स्टैटिक डॉक्यूमेंट रहता है, सेम रहता है, ये बताता है कि कौन सी लैंड कल्टीवेटिंग है और कौन से लोगों ने यूज कर रहे हैं, एंड अदरवाइज ऑक्यूपाइंग लैंड कौन सी है। एनुअल रजिस्टर ये एक डायनामिक रजिस्टर है, लेजर की तरह आप इसे मान लीजिए, ये चेंज होता रहता है जैसे ही लोगों के उस लैंड के ऊपर राइट्स और इंटरेस्ट चेंज होते हैं। डिप्टी कमिश्नर रिस्पॉन्सिबल होता है इन्हें बनाने के लिए और इन्हें अमेंड करने के लिए। ओके, अगर इसमें कोई अपडेट और करेक्शन होता है एनुअल रजिस्टर में, तो वो सब डिप्टी कमिश्नर की या फिर रेवेन्यू असिस्टेंट, तहसीलदार और अदर कॉम्पिटेंट कोर्ट ऑफ लॉ के हिसाब से ही होता है। ये सारे डॉक्यूमेंट्स पब्लिक इंस्पेक्शन के लिए हमेशा खुले हैं, लेकिन कुछ कंडीशंस और एक फीस अप्लाई इनके ऊपर की जाती है। चलिए जी, आई होप अब आपको सब चीजें क्लियर हो गई है। दिस ब्रिंग्स मी टू द एंड ऑफ दिस लेक्चर। तो आप लोगों को पता है हमारी ऐप है विनय कक्षा, आपको विनय कक्षा ऐप डाउनलोड करनी है और यहाँ पर हमारी टेस्ट सीरीज़ का फोल्डर है। जैसे आप टेस्ट सीरीज़ में जाओगे तो देखो यहाँ पर आपका डीडीए एमटीएस मॉक टेस्ट, डीडीए पटवारी मॉक टेस्ट, जेएसए, कोई जेलर के लिए लेना चाहता है, डीएसएसबी असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट की भी टेस्ट सीरीज़ है। आप यहाँ पे समझ लो पटवारी के मॉक टेस्ट आप लगाना चाहते हो जो भी आपने भरा है, तो यहाँ पर आप जाओगे, यहाँ पर आप यहाँ पर एक फ्री मॉक ऊपर का डाल रखा, आप यहाँ पर टेस्ट लगा सकते हो। अभी 2 टेस्ट पटवारी के हैं, कल तक 4 टेस्ट और आ जाएंगे, टोटल 6 टेस्ट होंगे। फुल टेस्ट आपके 6 रहेंगे। बाकी आपको इंग्लिश के आपके सेक्शनल मॉक हो गए, करंट अफेयर्स की इंपॉर्टेंट पीडीएफ हो गई, फिर करंट अफेयर्स के मॉक्स हो गए, फिर स्ट्रैटेजी की कुछ पीडीएफ्स हो गई, ये सारा आपको मिल जाएगा, ठीक है। जिसको परचेज करना हो, चाहे आप पटवारी का करना चाहें, जेएसए का करना चाहें, एमटीएस से करना चाहें, जो भी आपने भरा है डीडीए का, आप कर सकते हो, ठीक है। जो रेलिवेंट रहेगा प्रीवियस ईयर से, जिस आपका पेपर आएगा जिस पैटर्न पे, उसी पैटर्न पे मॉक्स बने हैं। बाकी ये नंबर है हमारा, आप इस नंबर पे भी हमें कर सकते हैं, ठीक है। व्हाट्सअप करके हमसे पूछ सकते हैं जैसे टेस्ट सीरीज लेनी है। तो जो भी बच्चा डीडीए नायब तहसीलदार और पटवारी की तैयारी कर रहा है, तो देखो ये हमारा कोर्स है। आप इस कोर्स में जब जाएंगे तो यहाँ पर आपको दिखेगा, फाइल्स पर जाके देखो, यहाँ पर सारी वीडियोस डाल रखी है, सारी पीडीएफ्स डाल रखी है हम लोगों ने, जो जो आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है, सारे लेक्चर डाल रखे हैं जिसमें आपके सारे एक्ट्स कवर हो जाएंगे, ठीक है। अगर आपको ये कोर्स लेना हो और अगर आपको कुछ भी डिस्काउंट चाहिए हो तो आप हमें इस नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हैं, ठीक है। हम आपको डिस्काउंट प्रोवाइड कर देंगे। चलिए आगे देखते हैं।